ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये कहानी है उस जिद की जो हालातों से बड़ी निकली। एक गांव, टूटी हुई पाठशाला, किताबें उधार की लेकिन सपने पूरे आसमान से भी बड़े। गरीबी थी लेकिन इरादे अमीर थे, मुश्किलें थी पर हिम्मत कभी नहीं टूटी। और आज वही लड़का देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान IIT में पढ़ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है मनीष मीणा, जो कि गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े संस्थान IIT में पहुंचा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है मनीष मीणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। तो मनीष, दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मनीष मीणा है और मैं खेड़ा रामपुर का निवासी हूँ। अच्छा, तो मनीष, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल से करी थी 8 तक। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ा रसूलपुर में एडमिशन लिया और 9-10 अपनी वहीं से कंप्लीट करी। अच्छा। फिर 11th और 12th क्लास मैंने केतुन स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट करी। मनीष, आपने IIT की तैयारी करने का फैसला कैसे लिया, उसके बारे में अपने दर्शकों को बताइए। तो मैं कक्षा 7 में पढ़ता था SM कोचिंग में जी। तो हमारे जो वीरेंद्र जी सर है, उन्होंने सबसे पहले IIT का जिक्र किया। और न्यूज में कुछ 2-3 लड़कों का नाम आया था जिनका IIT का 2 करोड़ का पैकेज लगा था। अच्छा। तो फिर उन्होंने IIT के बारे में बताया कि IIT एक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा संस्थान है। वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती है बच्चों के लिए। हाँ। और वो देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान है। सर्वश्रेष्ठ। तो इसलिए मुझे लगा कि हमें भी ऐसे संस्थान में जाना चाहिए जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। शायद मैं भी इसकी तैयारी कर सकूँ और इसमें नंबर लाकर मैं भी वहाँ पर पढ़ सकूँ और अपना भविष्य अच्छा बना सकूँ। अच्छा, क्या आपने कोचिंग से तैयारी की या सेल्फ स्टडी करके ही आपने IIT का जो सफर था वो प्राप्त किया है? जो IIT का एग्जाम होता है JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। हाँ। उसमें 2 एग्जाम होते हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस। हाँ, JEE मेंस। जो JEE एडवांस एग्जाम है वो देश का सबसे कठिन एग्जाम है। अच्छा। और वो विश्व का दूसरा सबसे कठिन एग्जाम है। उसके लिए आपको एकदम प्रॉपर तैयारी की जरूरत पड़ती है। हाँ, मतलब आप सेल्फ नहीं कर सकते, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की या मार्गदर्शन गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हालांकि कुछ लोग सेल्फ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ जाके अच्छे से परफॉर्म करना है, आपको कुछ आगे अच्छा करना है, तो आप पहले से ही उसकी कोचिंग ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि कक्षा 7 से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। मैंने कक्षा 11 से उसकी तैयारी शुरू की क्योंकि मुझे पहले कुछ पता नहीं था उसके बारे में कि कक्षा 7-6 से भी लोग तैयारी कर सकते हैं। और इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने कक्षा 11 से स्टार्ट किया। उसके लिए आप हमें ये बताइए कि आपके कितने घंटे पढ़ते थे और आपकी दिनचर्या क्या क्या रहती थी? देखिए, इसके लिए आपको घंटे या कितना टाइम पढ़ना है इस सब की जरूरत नहीं होती। अच्छा। बस आपको ऐसा होता है कि आप रेगुलर कोचिंग जाइए या फिर जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए। और फिर जो आपने आज पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे मेन काम होता है प्रैक्टिस का। आप एक दिन में कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। और ये पूरे 2 वर्ष की तैयारी है। इसमें कक्षा 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, तो आपको पूरे 2 साल कंसिस्टेंटली तैयारी करनी पड़ती है। इसमें आपको बीच में रुकना नहीं होता, आपको लगातार पढ़ना होता है। और ऐसा हो सकता है कि इसमें कभी कभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स स्टार्ट में नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत करते जाते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आने लगते हैं। तो ये पूरा कंसिस्टेंसी का खेल है। JEE का जो एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। तो कौन कौन से जो विषय है उनमें सबसे ज्यादा आपको परेशानी हुई और आपने इस समस्या का कैसे हल पाया? देखिए, जो JEE एडवांस का एग्जाम है उसमें 3 विषय होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा। तो इसमें जो सबसे सरल विषय जो पड़ता है हमारे लिए वो होता है केमिस्ट्री। फिर उसके बाद फिजिक्स, और सबसे जो कठिन विषय होता है वो होता है मैथ्स। अच्छा। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स। इंजीनियरिंग में जो सब कुछ जो आधारित है वो सबसे उसका जो बेस है वो मैथ्स है। आप देखेंगे कोई सा भी सब्जेक्ट है उसका सबसे जो बेस है साइंस का वो मैथमेटिक्स है। तो आपको वो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ही परिपक्व सिलेबस है JEE के लिए, ताकि आपको जब संस्थान में पढ़ने जाओ तो आपको दिक्कत ना आए। इसलिए उसका मैथ्स का सिलेबस बहुत ही
कठिन होता है, हालांकि वो इतना कठिन नहीं होता कि आप उसको कर नहीं सकते, लेकिन बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, लगातार आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आपका मैथ्स अच्छा होगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप समझ सकते हैं, कुछ चीजें अपनी लाइफ से भी रिलेटेड होती है, लेकिन मैथ्स जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती वो भी हमें माननी पड़ती है। तो मैथ्स सबसे कठिन पड़ता है और उसके लिए हमें लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई भी छात्र हो वो अगर लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, रिवीजन टाइम पे कर रहा है, तो मैथ्स उसके लिए इतनी कठिन भी नहीं रहेगी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको सबसे बड़ा जो मोटिवेशन मिला था वो किससे मिला था आईआईटी के लिए? देखिए, जो गांव के छात्र होते हैं उनके लिए बाहर जाके पढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर जो मैंने देखा है गांव में, जैसे लड़के हैं उनके लिए तो कुछ सुविधाएं होती है, उनको लोग बाहर भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को वो गांव में ही रखते हैं, वो बोलते हैं इधर से ही कोचिंग कर लो। तो फिर मैंने सोचा अगर अपने को ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है बाहर पढ़ने का, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जो लड़कियां होती है, मैंने देखा है मेरे घर में ही, अगर मेरी सिस्टर है उसके लिए भी पहले एक बार बाहर भेजने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन लड़कों को आसानी से भेज देते हैं। तो अगर आपको भेजा जा रहा है, आपको ये मौका मिल रहा है, तो फिर आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपको अपना पूरा जी जान लगा देना चाहिए कि आपका ये जो चांस है उससे आप कुछ ना कुछ कर सको, इस चांस का आप फायदा उठा सको। बिल्कुल। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से प्रिपेयर करना है, चांस मिला है, जो बाकी का सेक्रीफाइस रहा है घर वालों का, बिल्कुल बलिदान, कुछ फायदा तो हो उसका। और तो कभी मनीष आपको ये लगा कि जिससे अगर चयन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में, तो आप जिससे लोगों का प्लान ए प्लान बी होता है, तो वैसे आपने क्या सोचा था फिर कि नहीं होगा? तो देखिए, जो आईआईटी का एग्जाम होता है और जो आईआईटी का सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है। अच्छा। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट भी ना हो, हाँ, और अगर वो चाहे आईआईटी का एग्जाम भी ना दे, फिर भी उसको ये सिलेबस पढ़ना चाहिए एक बार। जैसे यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, बिल्कुल ये उसी की तरह है। यूपीएससी में भले ही आप सेलेक्ट ना हो, लेकिन अगर उसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। वैसे ही जब आप ये जेईई या नीट की तैयारी करते हैं, और चाहे आप उसका एग्जाम दो या ना दो, उसके लिए आपको प्रिपेयर एक बार जरूर करना है, कम से कम जानकारी के लिए। तो वो आपको क्योंकि उसका सिलेबस बहुत परिपक्व होता है, आपको 11-12 की पूरी जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल। इसलिए इसकी तैयारी आपको करनी ही चाहिए। इसलिए मेरा सिलेक्शन होता या नहीं होता, मैंने सोच रखा था कि पढ़ना तो है ही, इधर नॉर्मल कोचिंग से बोर्ड के लिए तैयारी ना करके मुझे 11-12 ही पढ़ना है। हालांकि स्टार्ट में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इससे फायदा होता है, आप एक बार पढ़ के तो देखो, धीरे धीरे अगर कोशिश करते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। तो वो धीरे धीरे जो कोशिश थी उसी से लगने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है अच्छा। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबको ये प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए, चाहे उसका सिलेक्शन हो या ना हो। और रही बात प्लान बी की, तो मैंने, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं इसमें जेईई एडवांस में 2 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास, 12th और 12th के जस्ट बाद। तो मैं एक और अटेम्प्ट देने की सोच रहा था, मैं एडमिशन भी ले लेता। तो मैं पहले यही सोच रहा था कि अपनी मेहनत तो लगाए पूरी, जहाँ तक अटेम्प्ट बचे हैं तब तक मैं अपना परिश्रम करूँ, फिर बाद में चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। और मैथ्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो जो मेन मेरा था मोटिव था वो मेरा आईआईटी का ही था। तो इसके बाद मैं CUET वगैरह जैसे एग्जाम देके अच्छी जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि जो अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज है वो इतनी अच्छी नहीं है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही अलग होता है। वहीं से पता चलता है कि कितना कंपटीशन है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि अगर आईआईटी में हो या ना हो, लेकिन कोई अच्छे संस्थान में जाकर ही मुझे पढ़ाई करनी। बिल्कुल। तो मनीष, अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपको आईआईटी में सिलेक्शन का पता चला तो पहला आपका रिएक्शन क्या था? किस तरह का रिएक्शन था आपका कि आपका सिलेक्शन हो गया? तो जब काउंसलिंग का रिजल्ट आया तो मुझे आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग मिला, तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे, सब में खुशी का माहौल था। मेरे टीचर्स बहुत खुश थे, उनको लगा कि जो उनकी मेहनत है वो रंग लाई है। सब टीचर्स को बहुत ज्यादा खुशी हुई, उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट किया। तो बहुत ही अच्छा क्षण था। मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई, और मुझे लगा कि हम जो गांव से एक कदम बाहर जा रहे हैं, गांव के दूसरे बच्चे भी देखकर आएंगे, मुझे देखकर प्रिपेयर करेंगे कम से कम। तो वो बहुत ही अच्छा पल था मेरे लिए। तो घर वालों और गांव वालों का क्या रिएक्शन था, मतलब कैसा माहौल था उस समय? घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे, गांव वाले भी खुश थे, सब बधाइयां दे रहे थे। गांव वालों को भी लगा कि कोई बच्चा यहाँ से पहली बार पढ़ने जा रहा है बाहर।
तो सब बहुत ही खुश थे, सबको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा अच्छा, क्या आज भी कोई ऐसा वक्त या कोई पल है जिसको याद करके आप इमोशनल हो जाते हैं? जी, यही क्षण था कि IIT में सिलेक्शन हुआ है, पहली बार कुछ मेहनत रंग लाई है, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब पहला आदमी कोई आपके घर से बाहर निकलता है पढ़ने, तो उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बाकी फैमिली पर। वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है जब आप गांव छोड़ के आप ऐसे शहर में, अनजान शहर में जा रहे हो, आप पहली बार जाते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है, घर वालों को भी लगता है कि कैसे रहेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन अब अभी कैसा लगता है? मतलब अभी तो एकदम नॉर्मल हो चुका है सबको, मतलब पता चल चुका है कि बाहर रह सकता है ये। और बाहर बहुत अच्छी सुविधाएं भी होती है। अगर हमें यहाँ रहकर ऐसा लगता है कि गांव बहुत अच्छा है, गांव ही बेस्ट है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, यहीं से पढ़ लो, यहीं से सब कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि बाहर कितना कंपटीशन है, बाहर कितनी अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ से हमें पता नहीं चलता, जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तब हमें सब कुछ पता लगने लगता है धीरे धीरे। इसीलिए हमें यहीं पर बैठकर नहीं रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हम यहीं से कर सकते हैं। हमें बाहर निकलने की सोचना चाहिए। हम जरूरी नहीं हम इंडिया में ही पढ़े, हम जो बाकी दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे भी बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ के लिए भी हमें सोचना चाहिए। हमारी सोच केवल गांव तक या शहर तक नहीं रहनी चाहिए, बाहर तक भी होनी चाहिए। हम जितना आगे का सोचेंगे उतना ही आगे जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे जो गांव के बच्चे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो कैसे IIT की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि गांव में जो सुविधाएं मिलती है, गांव में जो आपने अभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोला, तो वो कैसी होती है आपको भी पता है। तो वो कैसे इस सफर को, इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं? देखिए, गांव के बच्चों को सर्वप्रथम तो अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है 1 से 5th तक, उसमें पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इजी सिलेबस होता है। उसमें आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, होमवर्क टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसका जो एलिमेंट्री बेस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर मैंने जनरली देखा है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो 6 के बाद कोचिंग जाने शुरू कर देते हैं, 6 क्लास से, क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है वो आनी शुरू हो जाती है, तो उनमें उनको कोचिंग जाना पड़ता है, थोड़ी उनको हेल्प मिलती है वहाँ से। क्योंकि यहाँ पर जो स्कूलिंग है वो इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है गाँव में, तो बच्चे कोचिंग जाना शुरू करते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा बेस बनाना शुरू करते हैं। तो जो 6 से 8 तक का सिलेबस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट कहीं भी दिख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, तो कुछ भी पढ़ लेते हैं, नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको मार्क्स के लिए कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर जहाँ तक आप मार्क्स के लिए पढ़ते जाओगे तो फिर आप उसी में उलझ कर रह जाते हैं। हमें इस बच्चों को इस टाइप से मोटिवेट करना चाहिए कि वो सीखने का सोचे। जब भी वो सिलेबस को देखे तो वो, जैसे हम बायोलॉजी में अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको अप्लाई करना सीखे। केवल उसको पढ़े ही ना, केवल उसको बस याद, किताबी ज्ञान तक सीमित ना हो, उसको व्यवहार में भी लाए, अपने जीवन में भी उसको अपनाए। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जो बात आती है कक्षा 9 और 10 की, क्योंकि जो 8 तक का सिलेबस होता है वो एकदम बेसिक सिलेबस होता है, वो बच्चे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो 9th और 10th होता है वो थोड़ा 8th के बाद से अलग होना शुरू हो जाता है। 9th का सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है और उसका सिलेबस काफी बड़ा भी होता है, बच्चे को काफी टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में। जो कोचिंग वाले होते हैं या स्कूल वाले होते हैं वो भी मार्च तक कंप्लीट कराते हैं उसको, काफी लेंथी होता है 9th का। और बच्चों को 8th और 9th में काफी गैप होता है, तो उनको अचानक से बहुत ही अजीब सा सिलेबस लगने लगता है। तो 9th में उनको ये गैप कवर करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों को कुछ नहीं करना होता, अगर वो रेगुलर 1 से 2 घंटे भी रेगुलर किसी सब्जेक्ट को पढ़े और बस उस पर ही ध्यान दे, तो आसानी से इसको कवर कर पाते हैं। मैंने देखा है गांव में जो बच्चे होते हैं उनको कुछ समझाने वाले नहीं होते हैं कभी कभी। जैसे कोचिंग वगैरह जाते हैं उनके लिए तो कोचिंग के टीचर्स होते हैं। स्कूल में भी कभी कभी मैंने देखा है टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, पूरे टीचर्स अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो जो ऐसे बच्चे जिनके पास मार्गदर्शन नहीं है वो बच्चे फिर पिछड़े रह जाते हैं, वो उस सिलेबस को कभी कवर करने की सोचते नहीं है। वो बस सोचते हैं कि जस्ट पास हो जाए, 10th पास हो जाए, डिग्री कर ले कोई और कहीं पे छोटी मोटी जॉब लग जाए। तो वो बहुत ही खराब उनकी स्थिति हो जाती है आगे जाकर। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि सभी बच्चों का जो बेस है वो बहुत ही अच्छा रहे, उनको सबको मार्गदर्शन मिले। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस चिराग की जो आंधियों में भी जला और रोशनी बन गया। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हौसले सच्चे हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।